हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीपीओ का 27 जून के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 27 जून के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य जो है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य की बात कर लें तो ये आपका अनुच्छेद 51A में जो है ये वर्णित है, तो अनुच्छेद 51A आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर भाग की बात कर ले तो ये आपका भाग 4A में वर्णित है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो देखिए वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, जो कि आपका 1976 में हुआ था, और इसमें हमारे संविधान में जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को जो है वो जोड़ा गया था। और किस समिति की अनुशंसा पर, तो देखिए सरदार शरण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जो है वो जोड़ा गया था। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये आपके 86वें संविधान संशोधन जो कि आपका 2002 में हुआ था, इसके माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य को जो है वो जोड़ा गया था। इसके अलावा बात कर ले मौलिक कर्तव्य को जो है किस देश के संविधान से जो है इसे अडॉप्ट किया गया है, तो देखिए मौलिक कर्तव्य को जो है ये आपका यूएसएसआर, जिसका वर्तमान में अभी नाम जो है वो रूस है, रूस देश के संविधान से जो है मौलिक कर्तव्य को जो वो लिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि संविधान के किस भाग को जो है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा जो है वो कहा जाता है। तो देखिए भाग 3 को जो है ये आपके भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा जो है वो कहा जाता है, तो भाग 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर से जो है बहुत सारे प्रश्न जो है आपके लगातार जो है वो पूछे जा रहे हैं। ये भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, तो भाग 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका भाग 3 है ये किससे संबंधित है, तो ये आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार से में ये जो कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, तो देखिए मौलिक अधिकार जो है ये आपका अनुच्छेद 12 से लेकर जो है 35 तक जो है वो वर्णित है। और मौलिक अधिकार को जो है ये आपका किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसे आपका यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है इसे अडॉप्ट किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि अंबुबाची मेला ये जो है किस राज्य का त्यौहार है। तो देखिए अंबुबाची मेले की बात कर ले तो ये जो आपका असम राज्य का जो है एक त्यौहार है, तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि ये जो आपका अंबुबाची मेला है ना, ये असम के किस मंदिर में लगता है। तो देखिए अंबुबाची मेले की बात कर ले तो ये आपका असम में कामाख्या मंदिर में जो है जून के महीने में जो है इसे मनाया जाता है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा असम के अन्य मेले या फिर त्यौहार की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका बिहू फेस्टिवल, ये आपका जो बिहू त्यौहार भी है, और बिहू जो है ये आपका असम राज्य का एक लोक नृत्य भी है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और कितने प्रकार के बिहू होते हैं एग्जाम में पूछा जाता है, तो देखिए 3 प्रकार के जो आपके बिहू होते हैं, और तीनों प्रकार के बिहू का नाम जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा असम में मे दम मेफी फेस्टिवल भी जो है वो मनाया जाता है, माजुली फेस्टिवल भी जो है मनाया जाता है, देहिंग पटकाई फेस्टिवल, काजीरंगा एलिफेंट फेस्टिवल, इसके अलावा अली ए लिंगंग फेस्टिवल, ये सभी जो आपके असम राज्य के जो है वो त्यौहार हैं, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि ओणम जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो देखिए ओणम की बात कर ले तो ये जो आपका केरल राज्य में एक फसल काटने का जो एक उत्सव है, तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि ओणम जो है केरल में किसके आगमन के उपलक्ष्य में जो इसे मनाया जाता है, तो ये आपके राजा महाबली के आगमन के उपलक्ष्य में जो है इस त्यौहार को जो है वो मनाया जाता है। देखिए इसी से मिलता जुलता एक और आपका नाम है पोंगल, तो पोंगल आप ध्यान में रखिएगा कि ये भी आपका एक फसल काटने का उत्सव है। लेकिन ये जो आपका पोंगल उत्सव है ना, ये आपके तमिलनाडु राज्य का जो है ये आपका फसल काटने का उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, इस गीत के जो है वो लेखक कौन है। तो देखिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, इसकी जो रचयिता है ना ये मोहम्मद इकबाल है, तो मोहम्मद इकबाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले ये जो आपका गीत है ये किस भाषा में लिखा गया था, तो इसे जो आपका उर्दू भाषा में जो वो लिखा गया था।
इसके अलावा इस गीत को जो है तराना ए हिंद के नाम से भी जो वो जाना जाता है। और ये जो आपका गीत है ना, ये मूल रूप से 16 अगस्त 1904 को जो है साप्ताहिक पत्रिका इतिहाद में जो इसे प्रकाशित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम में किसका एकाधिकार को जो है ये समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन एक्चुअली आपसे ये पूछा गया था कि चार्टर अधिनियम 1833 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे ना, ये किस देश के साथ अपना व्यापार जो वो समाप्त कर दिए थे। तो ये आपके चीन देश के साथ जो वो व्यापार जो बंद है वो कर दिए थे, और चाय के साथ भी जो वो बंद कर दिए थे। तो चीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा चार्टर अधिनियम 1833 के अन्य प्रावधान की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए इसी अधिनियम में जो है ब्रिटिश क्राउन के नाम पर 20 साल के लिए कंपनी के लिए जो है नवीनकृत पट्टा भी जो वो बांध दिया गया था। चीन और चाय के साथ ये जो है ये आपका EIC का जो व्यापार था ना, इसके एकाधिकार को जो है वो समाप्त कर दिया गया था। और यूरोप के अप्रवासीय और भूमि और संपत्ति के अधिग्रहण पर जो सभी प्रतिबंध थे ना, इसी अधिनियम के तहत जो वो आपके हटा दिए गए थे। और देखिए इसी अधिनियम के तहत जो बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर जो है ये भारत का गवर्नर जनरल के रूप में जो वो कर दिया गया था। प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियां भी जो है इसी अधिनियम के तहत जो आपका समाप्त कर दिया गया था। भारतीय विधि आयोग की शुरुआत हुई और कानूनी का संहिताकरण भी जो है इसी अधिनियम के कारण जो ये आपका शुरू हुआ था। और गुलामी का उन्मूलन भी जो है इसी अधिनियम के कारण जो ये आपका समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि PMSYM का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए PMSYM योजना का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपके प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना होता है। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को जो है फरवरी 2019 में श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसे आपका गुजरात के वस्त्रालय से जो है वो लॉन्च किया गया था। इसके अलावा बात कर ले ये जो योजना है ये किसके लिए जो है वो पेश किया गया था। तो देखिए ये जो योजना है ना, ये आपके असंगठित श्रमिकों की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए जो है इसे पेश किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका PMSYM जो योजना है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा पेंशन योजना भी है। और ये जो है किस मंत्रालय के अधीन है, तो ये आपका श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि वेयर इज द नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 हेल्ड, यानी राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 जो है ये कहां पर आयोजित किया गया था। तो देखिए 2023 का राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप जो है ये आपके लेह के लद्दाख में आयोजित किया गया था, जो कि आपका 12वां संस्करण था। तो लेह का लद्दाख आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इसके विजेता टीम की बात कर ले तो देखिए आपका जो विजेता टीम रहा था ना, ये आपका ITBP रहा था। और ITBP ने जो है 2023 में फाइनल मुकाबले में जो किसे हराया था, तो इसमें फाइनल मुकाबले में जो है लद्दाख स्काउट्स को 1-0 से हराकर जो है ये तीसरी बार इसका खिताब जो वो ITBP के द्वारा जो है वो जीता गया है। ITBP का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस इसका जो वो फुल फॉर्म होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए ये तो हो गया आपका राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 के बारे में। अगर आपका FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के बारे में पूछा जाए तो देखिए FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का जो है ये आपका 15वां संस्करण था। और ये आपके भारत के उड़ीसा राज्य में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। और किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था, तो ये आपका भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला में जो है ये आपका बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। इसके अलावा मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट ये बता दूं कि ये जो आपका बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी है। यहाँ पर जो बैठने की क्षमता है ना, ये आपका लगभग 20,000 है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के विजेता टीम की बात कर ले तो देखिए इसका जो विजेता टीम रहा था ना, ये आपका जर्मनी देश रहा था। जर्मनी ने फाइनल मुकाबले में जो है बेल्जियम को हराकर जो है अपना तीसरा खिताब जो वो जीत लिया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून जो है भारत के सभी पर जो वो आपके बाध्यकारी होंगे। यानी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भी आपका कानून जो वो बनाया जाएगा वो भारत के सभी क्षेत्र में जो है वो आपके लागू किए जाएंगे। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो ये आपका अनुच्छेद 141 में जो वो कहा गया है। तो अनुच्छेद 141 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राज्यपाल वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में जो है सदन के सदस्यों को एक प्रथागत संबोधन देता है। ये जो आपका किस अनुच्छेद में जो वो वर्णित है,
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 176 में आपका ये कहा गया है कि राज्यपाल विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के शुरू होने के बाद जो है पहले सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों को इसके संबंध के कारणों के बारे में जो है वो संबोधित जो है वो करेंगे। तो ये आपका अनुच्छेद 176 में जो है वो कहा गया है। तो अनुच्छेद 176 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर क्लोज में ऑप्शन दिया गया होगा तो अनुच्छेद 176 का क्लोज 1 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन जो है कालका बिंदादीन घराने से संबंधित है। तो देखिए लखनऊ कालका बिंदादीन घराने से जो संबंधित है ना ये आपके पंडित बिरजू महाराज हैं। तो पंडित बिरजू महाराज आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज के बारे में पूछा जाता है कि ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो ये आपके कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। और कथक जो है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का जो है वो शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि पंडित बिरजू महाराज को जो है पद्म विभूषण से जो वो कब सम्मानित किया गया था। तो इन्हें जो है पद्म विभूषण से जो है 1986 में जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो वो पाए जाते हैं। तो देखिए उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की बात कर ले तो ये जो आपके उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में जो ये आपके पाए जाते हैं, जो कि आपके निम्नलिखित पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार के द्वीप, पूर्वोत्तर भारत और तमिलनाडु तट के कुछ हिस्सों में जो है ये आपके उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो वो पाए जाते हैं। तो ऑप्शन में आपका पश्चिमी घाट दिया गया था, तो पश्चिमी घाट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि थियम सूर्यमुखी देवी ये जो आपके शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो देखिए थियम सूर्यमुखी देवी ये जो आपके मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो मणिपुरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा गुरु बिपिन सिंह के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए गुरु बिपिन सिंह का भी जो संबंध है ना ये आपके मणिपुरी नृत्य से है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में जो है महिला श्रमिकों का जो है वो प्रतिशत पूछा गया था। तो देखिए 2011 की जनगणना में जो आपका कुल जनसंख्या में महिला श्रमिकों का जो प्रतिशत रहा था ना ये आपके 25.6% रहा था। तो 25.6% आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर कुल जनसंख्या में कुल कार्यरत जनसंख्या अगर पूछा जाए कितना प्रतिशत रहा था तो ये आपका 39.79% रहा था, जिसमें कुल श्रमिकों में पुरुष का अगर प्रतिशत पूछ ले नेक्स्ट शिफ्ट में तो 53.26% रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है भारतीय उपन्यासकार खुशवंत सिंह की जो है ऑटोबायोग्राफी है। तो देखिए ट्रूथ लव एंड ए लिटिल मैलिस ये जो पुस्तक है ना ये खुशवंत सिंह की जो है ऑटोबायोग्राफी है। तो ट्रूथ लव एंड ए लिटिल मैलिस ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा खुशवंत सिंह की एक और आपका बहुत सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है जो कि ट्रेन टू पाकिस्तान है। एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये जो आपके खुशवंत सिंह के जो है द्वारा जो है वो लिखा गया था। और ये जो है कब प्रकाशित हुआ था तो ये आपका 1956 में जो वो प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा बात कर ले खुशवंत सिंह जो ये क्या थे तो ये आपके भारतीय लेखक, वकील, राजनयिक, पत्रकार और राजनीतिज्ञ थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा 1974 में जो है पद्म भूषण से जो वो सम्मानित किया गया था और 2007 में जो इन्हें पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भजन सुपारी एक प्रसिद्ध संगीतकार है, ये जो है किस वाद्यंत्र से जुड़े हैं। तो देखिए भजन सुपारी की बात कर ले तो ये आपके संतूर वाद्यंत्र से संबंधित है और इनका जो निधन है ये 2 जून 2022 को जो हो गया था। तो संतूर वाद्यंत्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भजन सुपारी जी को जो है 1992 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2004 में जो इन्हें पद्म श्री से जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अन्य संतूर वादक की बात कर ले तो देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, तरुण भट्टाचार्य, अभय सुपारी ये सब जो आपके प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किसने अदालत में जो है सिजदा और पैबोस यानी सम्राट के पैर चुंबन की जो प्रथा है ना ये शुरू जो है ये किसके द्वारा जो है वो किया गया था। तो देखिए गयासुद्दीन बलबल के द्वारा जो है
आपका सिजदा और पैबोश प्रथा की जो शुरुआत है वो किया गया था। तो गयासुद्दीन बलबन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि सिजदा में जो क्या होता था, तो देखिए सिजदा में लोगों को जो है घुटने टेकने पड़ते थे और सुल्तान का जो वो अभिवादन करने के लिए अपने सिर को जो है जमीन से जो वो छूना पड़ता था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी जो आपके डीपीएसपी है ना, ये संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो देखिए डीपीएसपी की बात कर ले तो ये आपके भाग 4 में है। और अनुच्छेद की अगर मैं बात कर लूँ तो अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है डीपीएसपी का वर्णन जो है वो किया गया है। और डीपीएसपी को जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसे आपका आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मौलिक अधिकार ये जो आपके किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो देखिए मौलिक अधिकार की बात कर ले तो ये आपका यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो देखिए वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। लेकिन मूल संविधान में अगर मौलिक अधिकारों की संख्या पूछी जाए तो देखिए मूल संविधान में यानी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो रहा था उस समय जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी ना वो आपका 7 था। और वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार है, यानी एक आपका जो मौलिक अधिकार है वो किसे हटा दिया गया है। तो देखिए संपत्ति का जो अधिकार था ना वो आपका पहले जो है मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे जो है 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना 1978 में, इसी के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर जो है इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है ना ये आपके अनुच्छेद 301 के तहत जो है एक कानूनी अधिकार है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और वर्तमान में आपके जो 6 मौलिक अधिकार है वो कौन कौन से हैं। तो पहला आपका समानता का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। इसके अलावा अगर दूसरे की बात कर लें तो ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक है। थर्ड आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो कि अनुच्छेद 23 से 24 तक वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक है। फिफ्थ बात कर ले तो ये आपका सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 29 से 30 में वर्णित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आपके अनुच्छेद 32 में वर्णित है। तो ये जो आपके वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि टेस्ट मैच में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है। तो देखिए टेस्ट मैच में एक ओवर में सबसे ज्यादा जो रन बनाने वाले बल्लेबाज है ना ये भारत के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हैं। तो जसप्रीत बुमराह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि जसप्रीत बुमराह ने जो है 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ एक ओवर में जो है 35 रन जो वो बटोरे थे। और किस गेंदबाज के खिलाफ, तो इनका नाम भी आपको यह ध्यान में रखना है। स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ जो है जसप्रीत बुमराह ने एक ओवर में जो वो 35 रन जो वो बनाए थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ ही जो है 2007 में जो है युवराज सिंह ने जो है 6 बॉल पे 6 छक्के भी जो वो मारे थे जो कि आपका T20 था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध का जो विलय है ना ये जो ब्रिटिश साम्राज्य में ये कब किए थे। तो देखिए लॉर्ड डलहौजी, यहाँ पे लॉर्ड इनको कहना बंद करो यार, डलहौजी ने अवध का जो विलय है ना ये 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में जो वो कर दिया था। तो 1856 आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आपका टीसीएस का एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है जो एग्जाम में हमेशा जो वो टपक ही जाता है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि अवध किसने कहा था, कि अवध के राज्य के विषय में कहा था कि यह एक जो है वो चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आ जाएगी। और ये जो है ये चेरी के बारे में जो वो वर्णन किया था। तो देखिए ये जो आपका डलहौजी के द्वारा ही जो कहा गया था कि अवध के राज्य के विषय में ये कहा था कि यह एक जो है चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में जो वो आ जाएगी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आपका कौन कौन से शहर जो है कब जो आपका विलय किया गया था। तो देखिए सतारा शहर का जो विलय है ये आपका 1848 में किया गया था। संबलपुर शहर का जो विलय ये आपका 1849 में किया गया था। जैतपुर शहर का जो विलय ये आपका 1849 में किया गया था। भगत शहर का जो विलय है ये आपका 1850 में। 1852 में जो है उदयपुर शहर का विलय किया गया था। 1854 में जो है ये आपका नागपुर शहर का जो विलय किया गया था। और 1853 में जो है ये आपके झांसी शहर का जो वो विलय किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विजय कुमार किचलू ये जो आपके किस घराने से संबंधित है।
तो देखिए विजय कुमार किचलू की बात कर ले तो ये आपके आगरा घराने से संबंधित हैं, तो आगरा घराना आपका करेक्ट आंसर होगा। और इन्हें 2018 में जो है पद्मश्री अवार्ड से भी जो वो सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि माई लाइफ ये जो है किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो देखिए माई लाइफ की बात कर ले तो ये आपके बिल क्लिंटन की जो ऑटोबायोग्राफी है। और बिल क्लिंटन जो है ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है राष्ट्रपति के रूप में भी जो वो कार्य किए थे। और कब से कब तक, तो 1993 से लेकर 2001 तक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में जो है ये कार्य किए थे। तो बिल क्लिंटन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जिसने भारतीय शिक्षण और पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान दोनों में ही जो है पाठ्यक्रम जो वो प्रदान किए गए थे। तो देखिए 1825 में वेदांत कॉलेज की जो स्थापना है ना, ये राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो वो किया गया था। तो राजा राम मोहन रॉय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राजा राम मोहन रॉय के जी के द्वारा ही जो है 1815 में आपके आत्मीय सभा की भी जो स्थापना जो वो किया गया था। और 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ही जो 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन भी जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि किस जनजाति की महिलाएं जो है चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य करती है। तो देखिए चक्री नामक जो पारंपरिक लोक नृत्य है ना, ये आपके कंजर जनजाति के द्वारा जो वो किया जाता है। और ये जो कंजर जनजाति है ये किस राज्य में पाई जाती है, तो ये आपका राजस्थान राज्य में जो वो पाया जाता है। तो कंजर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि रण उत्सव ये जो है किस राज्य में मनाए जाते हैं। देखिए ये हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रण उत्सव जो है ना, ये आपके गुजरात राज्य में मनाया जाता है। इसके अलावा एक और आपका फेमस उत्सव है जो पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे कि लोकरंग उत्सव के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए ये जो आपका लोकरंग उत्सव है ना, ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। और ये जो उत्सव है ना, ये 5 दिनों तक जो वो मनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ऋग्वेद में कितने जो कुल जो वो कितने मंडल हैं। तो देखिए ऋग्वेद में जो है आपके 10 पुस्तक यानी 10 जो है वो मंडलों का संग्रह है। तो 10 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले ऋग्वेद में आपके कितने सूक्त और कितने छंद में जो है छंद है। तो देखिए ऋग्वेद में आपके जो है 1028 सूक्त हैं और 10,600 छंदों में जो है ये आपका विभक्त है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके 4 वेद हैं, और वो 4 वेद कौन कौन से हैं। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये जो आपके 4 वेद हैं, जिसमें सबसे पुराना वेद के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए सबसे जो पुराना वेद है ना, ये आपका ऋग्वेद है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द वर्ड लिब्रो इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स गेम्स। यानी जो ये आपका लिब्रो टर्म है ना, ये किस खेल में जो है इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो देखिए लिब्रो शब्द का जो प्रयोग है ना, ये आपके वॉलीबॉल खेल में जो है वो किया जाता है। तो वॉलीबॉल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि बेंजीन का जो है स्ट्रक्चर जो है वो पूछा गया था। तो देखिए बेंजीन का जो केमिकल फार्मूला होता है वो आपका C6H6 होता है। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात कर ले तो देखिए बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो इस प्रकार से होता है, जिसमें आपके 3 जो होते हैं वो आपके कार्बन के रिंग्स होते हैं, और 3 जो होता है ना वो आपका डबल बॉन्ड्स होता है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि 3 जो है आपका यहाँ पर कार्बन का जो वो रिंग बना हुआ है, और 3 जो आपके डबल बॉन्ड होते हैं, एक आपका इस तरह से होता है, एक अपोजिट, मतलब कि अपोजिट में जो आपका डबल रिंग होता है। तो ये स्ट्रक्चर पे जिन्होंने भी क्लिक किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि हैलोजन के सबसे बाहरी कोष में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो पूछी गई थी। तो देखिए हैलोजन के सबसे बाहरी कोष में जो है आपके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा हैलोजन के बारे में अगर बात कर ले तो देखिए आवर्त सारणी के जो ग्रुप 17 होता है ना, उसे जो है हैलोजन ग्रुप भी जो है वो कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और 18वें ग्रुप को जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए 18वें ग्रुप को जो है वो आपका नोबल गैस जो है वो कहा जाता है, यानी उत्कृष्ट गैस जो है वो कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो है ये कौन सा है। तो देखिए भारत का जो सबसे बड़ा हवाई अड्डा है ना, ये आपके इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि आपका नई दिल्ली में स्थित है। और ये जो है कब खुला था। तो देखिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये जो आपका 1962 में खुला था। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि क्रिकेट में स्टंप की जो है वो ऊंचाई पूछी गई थी। तो देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में स्टंप की जो लंबाई होता है ना, वो 28 इंच, या फिर अगर सेंटीमीटर में बात कर ले तो 71.12 सेंटीमीटर होता है। लेकिन ऑप्शन में आपका 28 इंच दिया गया था। तो 28 इंच आपका करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि पुरुषों के क्रिकेट में गेंद का जो है वजन पूछा जाता है। तो देखिए गेंद का जो वजन होता है ना, ये आपका 5.5 और 5.7 ऑन्स के बीच जो है वो होता है। वहीं अगर ग्राम में ऑप्शन दिया रहे तो 155.9 और 163 ग्राम के बीच जो है बॉल का जो है वो वजन होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा जो है गोवा का फोक डांस नहीं है। तो देखिए अगर गोवा के फोक डांस की बात कर ले तो देखिए देखनी, दशावतार, फुगड़ी, ढालो, धनगर नृत्य, गोफ, मुसलाम खेल, कुनबी, ये सभी जो आपके गोवा के लोक नृत्य हैं। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना, वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि 2023 के अनुसार सबसे लंबा रेल मार्ग जो है वो कौन सा है। तो देखिए 2023 के अनुसार सबसे लंबा जो रेल मार्ग है ना, ये आपका रूस का ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। तो ट्रांस साइबेरियन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इसकी अगर किलोमीटर जो है ये कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो ये आपका 9289 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले थे, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह अगर रियल एनालिसिस आपको पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।